लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। तो हम रिलेटिव मोशन पढ़ना शुरू किए थे। जो रिलेटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव जो लिखा हुआ है इसके आगे, मोशन के आगे, वो तो ऑब्वियस ही है क्योंकि मोशन तो रिलेटिव ही होता है ना, कि किसके नज़रिए से देख रहे हैं। तो इसमें मैथमेटिकल टूल हमने ये सीखा कि अगर हमको ऐसे बताना है वी वेलोसिटी ऑफ वी विद ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसे वी ए माइनस वी भी लिखते हैं। ठीक है, टेक्निकली क्या करते हैं, हम एक को रोक देते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, वी ए बी इज़ नथिंग बट वी ए माइनस वी बी। टेक्निकली हमने क्या किया, वेलोसिटी जो बी की थी उसकी वेलोसिटी में उसकी वेलोसिटी को अपोजिट में जोड़ दिया, मतलब बी को रोक दिया। सिमिलरली अगर एक्सीलरेशन देखना है तो वैसे लिख देंगे फिर। ठीक है, और रिलेटिव में लगा सकते हैं इक्वेशंस। कुछ एग्जांपल देख लिए थे, जैसे अनूप इज़ मूविंग ड्यू ईस्ट, अनूप ईस्ट में जा रहा है ये लो, विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। एंड ध्यानी इज़ मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में जा रही है, विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ अनूप विद रिस्पेक्ट टू ध्यानी। तो वेलोसिटी ऑफ अनूप माइनस वेलोसिटी ऑफ ध्यानी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख लिया तो वो कुछ ऐसा आ गया, 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप। इसको प्लॉट करके देखा इस वेलोसिटी को, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब ध्यानी के नज़रिए से देखेंगे जब, तो उसे अनूप ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा ना, उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर बोला कि कार ए का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो ईस्ट में जा रही है। ठीक है, ये जा रही है कार, इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार बी जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नॉर्थ की तरफ, ये जा रही है। तो बताना एक्सीलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ। तो एक्सीलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज ए बी माइनस ए, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, और इसको प्लॉट किया तो एक्सीलरेशन ऐसा कुछ होगा। मतलब ये क्या है, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के नज़रिए से जब देखेंगे तो बी का एक्सीलरेशन ऐसा दिखेगा। उसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं रिलेटिव मोशन में, मतलब जो जितनी भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या करना है, वेलोसिटी की जगह रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, एक्सीलरेशन की जगह रिलेटिव एक्सीलरेशन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखना है। यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होगी कि एक्सीलरेशन रिलेटिव जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये 3 यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर डिफरेंशियल रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ के हम क्या क्या मिनिमम डिस्टेंस या कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, या रेन वाली प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो हमने पहला देखा कि कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, और साथ में दिया हुआ है कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग देम, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइन, मतलब कि लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसी के अलॉन्ग, ऐसा नहीं कि इस तरफ और ऐसे जा रहा है। ये भी सेम डायरेक्शन है लेकिन सेम ही लाइन के अलॉन्ग, मतलब ऐसे जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो कार ए मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कार ए का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाइल कार बी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कार बी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ बढ़ रही है। While car B moves with a constant velocity of this at time t equals to 0, कार A is 10 मीटर पे है, मतलब कि इन दोनों के बीच में शुरुआत का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो बताना है कि बताओ कि कार ओवरटेक करेगी, एक कार ओवरटेक करेगी कार बी को, तो कब करेगी, समय बताना। तो सबसे पहले तो सोचो क्यों करेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से है, ये भले ही स्पीड 0 है इसकी शुरुआत में लेकिन एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट होते होते स्पीड बढ़ती जाएगी, एक ऐसा मुकाम आएगा जब ये ओवरटेक कर जाएगी। तो इसको हमने रिलेटिव में कंसीडर कर दिया। किसके नज़रिए से देख लिया हमने, बी के नज़रिए से देख लिया। बी के नज़रिए से देखना है तो उसका जो भी वेलोसिटी है इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी जोड़ दी अपोजिट में, मतलब इसमें भी अपोजिट जोड़ दी। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन क्या हो गई, बी के नज़रिए से ये वाली 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है और एक्सीलरेशन इसका आगे की साइड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रेस्ट पे आ चुकी है। अब एक्सीलरेशन 0 था, एक्सीलरेशन होता अगर कुछ तो वो भी ऐड करते इसको पूरी तरह रेस्ट पे लाने के लिए। अब ये रिलेटिव में हमने इक्वेशन लगा दी, ऐसे लिखा रिलेटिव में 10 है, मगर अब सिचुएशन क्या बन गई, अब ओवरटेक तो करना नहीं, इसको यहाँ तक पहुँचना है क्योंकि ये तो हमेशा ही रेस्ट पे है, इससे आगे निकल जाएगी तो ओवरटेक वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो यू रिलेटिव लिख दिया, इसमें ए रिलेटिव लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, तो टाइम की वैल्यू आ गई, टाइम की 2 वैल्यू आ गई, टाइम एक -2 और एक 5/2।
-2 हो नहीं सकता, 5/2 होगा, तो 5/2 पे ओवरटेक कर जाएगा। फिर अगले सवाल पे आए। अगले सवाल में बोला था 2 ships A and B आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन जॉइनिंग रनिंग साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ एक लाइन है, उसमें 10 किलोमीटर दूर 2 शिप हैं, ठीक है। शिप ए इज़ फार्दर नॉर्थ, तो यहाँ से आइडिया मिला कि ए ऊपर साइड है नॉर्थ की तरफ। इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो वेस्ट की तरफ जा रहा है ये, मतलब इस तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर, और शिप बी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20, ठीक है। तो बताना है कि व्हाट इज़ देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, मतलब सबसे पार करीब कब होंगे ये। हमने कहा अगर अलग अलग देखें तो बीच में यहाँ पे कहीं पे करीब होंगे, ये ऐसा चलता जाएगा, ये ऐसा चलता जाएगा, ये होगा क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम अच्छे से और अच्छे से इजीली विजुलाइज करने के लिए ए को रेस्ट पे ला देते हैं। ए को रेस्ट पे लाने के लिए क्या किया, 20 जोड़ दिया अपोजिट में। तो ए को रेस्ट पे लाओ कि सब कुछ अब ए के नज़रिए से दिख रहा है। तो अगर 20 इधर जोड़ा है तो अब ए के नज़रिए से देख रहे हैं, तो बी में भी 20 जोड़ना पड़ेगा इस तरफ। इफेक्टिवली 20 और 20 का वेक्टर सम 20√2 इस तरफ आ गया। अब ये रेस्ट पे है, मतलब इसके नज़रिए से ये कैसा जा रहा है बी, ये एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस। ज्योमेट्री से देख लिया, ये 10 है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस डी निकालनी है, ये 45 डिग्री है। क्यों है ये 45 डिग्री, क्योंकि देखो ये वाला 45 डिग्री होगा। ज्योमेट्री से 45 देख लिया, तो दिस इज़ डी 5√2। तो 5√2 आ गई क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस शुड बी किलोमीटर्स, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, अब ओवरऑल स्पीड इसकी 20√2 हो चुकी है, तो डिवाइडेड कर दिया उसको, तो टाइम निकल के आ गया 15 मिनट में पहुँच जाएगा वहाँ तक। फिर आ गए हम एक ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ पे तैराक नदी पार कर रहा है, नदी का भी कुछ बहाव है। सो विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 30 मीटर, river velocity is 2 meter per second and rowing velocity is 5 meter per second at 37 degree from the direction of river current। तो क्या सवाल है, सवाल है कि नदी बह रही है इस तरफ, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड, और नदी के डायरेक्शन से 37 डिग्री पर रो कर रहा है अपना रोअर। तो इफ़ेक्टिवली किधर जाएगी बोट, इफ़ेक्टिवली इनके वेक्टर सम की तरफ जाएगी, ऐसी जाएगी ये, तो इधर पहुंच जाएगी। तो पहला सवाल है कि फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और दूसरा ड्रिफ्ट बताओ। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये ड्रिफ्ट कहलाता है, इतना ड्रिफ्ट मार गई बोट, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालें, पहले तो रिजॉल्व कर लिया इसको एक्स और वाई एक्सिस में, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, पूरी तरह एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ से यहाँ में कितना ट्रैवल कर रही है वाई में, 30 मीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है, 3 J कैप, तो ये लगा के हमने टाइम निकाल दिया जे में। सिमिलरली बोला ड्रिफ्ट के लिए एक्स में निकालना है, एक्स में लगा के ड्रिफ्ट निकाल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गया कि विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 30 मीटर, रिवर वेलोसिटी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड एंड द रोइंग वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। सो मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर उसको पहुंचना है तो कितना करना पड़ेगा, ये सवाल उसने पूछा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि समय किस चीज़ का समय है, वाई में यहाँ से यहाँ पहुँचने का, तो जितना ज़्यादा इसका वाई कंपोनेंट होगा उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, मतलब इतना कम टाइम लगेगा इसको, इतनी वाई में वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तब ये वाली वेलोसिटी फिक्स है, नदी तो इसी तरफ बह रही है, एडजस्ट क्या हो सकती है अपने पूरे के पूरे रोइंग वेलोसिटी, तो पूरी रोइंग वेलोसिटी अगर उसने उस तरफ लगा दी तभी ये शॉर्टेस्ट टाइम देगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी वेलोसिटी हमने बोट की ऊपर साइड मानते हुए सॉल्व कर दिया। वाई में लगा दी इक्वेशन तो टाइम आ गया, एक्स में लगा दी इक्वेशन तो ड्रिफ्ट आ गया, ठीक है। फिर एक और सवाल आ गया इसमें, कैन द बोटमैन रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द शोर। तो उसने कहा क्या बोटमैन यहाँ से शुरू हो रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ पहुँच सकता है क्या, तो हम यहाँ पहुँच सकता है कैसे, कि मान लो सपोज वो थोड़ा टेढ़ा टिल्ट होके मूव करने लग गया और इस वाले कंपोनेंट ने इसको काट दिया रिवर की वेलोसिटी को, तो ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल बचा वाई में। तो इसका मतलब कि सीधी लाइन में चला जाएगा, फिर वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होगा, तो बिल्कुल पहुंच सकता है। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया।
ठीक है, तो फिर ये डायरेक्ट बताओ कि कितना, तो ये कैसे लिखा, 5 cos थीटा, इसका कंपोनेंट 5 cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 4, तभी ये कटेंगे आपस में। cos थीटा आ गया यहाँ से, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। ओके, टाइम कितना लगा, टाइम निकाल दिया वाई में इक्वेशन लगा के, वाई में 5 sin थीटा बचा था केवल। फिर अगला सवाल था इसी में कि उसको अप स्ट्रीम जाना है फिर वापस डाउन स्ट्रीम आना है 10 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये तो हमारा 10th क्लास का सवाल हो गया। फिर अगले सवाल पे आया कि एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, हवा अगर रुकी हुई है तो वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन विंड बह रही है 202 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इज़ ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही है ये लो। ठीक है, द पायलट विशेज टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट बी इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो एक पॉइंट है ए, वो बी जाना चाहता है, और बी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, हवा कहाँ चल रही है, हवा चल रही है ऊपर, अब उसको इस तरफ जाना है, तो बोल रहा है कि एयरप्लेन की वेलोसिटी किस तरफ रखे हो, किस तरफ स्टीयर करे एरोप्लेन को, तो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। सिमिलरली विंड के एक कंपोनेंट ये आएगा, एक ये आएगा, तो ये दोनों कंपोनेंट अगर एक दूसरे को काट दें तो सारे कंपोनेंट्स केवल ए बी के अलॉन्ग ही बचेंगे, और फिर वो ए बी की तरफ चला जाएगा। तो उसको किस तरफ स्टीयर करना पड़ेगा, इससे अल्फ़ा एंगल मान लिया, सॉल्व किया, ये कंपोनेंट लिखा, इसका दूसरा वाला कंपोनेंट लिखा, ये 45 डिग्री तो दिया ही है, तो 200 इज इक्वल्स टू वी अल्फ़ा, वी ए साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा आ गया कि 30 डिग्री पे चलना है इसे। और फिर और क्या पूछा, बस यही पूछा, और क्या, किस तरफ जाना चाहिए, समय कितना लगा ये भी पूछा, टाइम भी बताना है, तो टाइम कैसे बताएं, ओवरऑल स्पीड ये दो कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, तो नेट कितनी स्पीड से चल रहा है वो ए से बी की तरफ, फाइनली 201 प्लस √3, 1000 किलोमीटर चलना है, तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया, तो टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का रिवीजन हुआ लास्ट क्लास का। अब नया क्वेश्चन करते हैं, दिमाग लगाना इसमें। अ मैन इज़ वॉकिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, अ मैन इज़ वॉकिंग with 3 meter per second due east, due east, rain is falling, rain is falling vertically downwards, vertically downwards with speed of 4 meter per second, find the direction, find the direction in which man should hold his umbrella, hold his umbrella so that rain does not wet him, so that the rain does not wet him। इस क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड, वन बाय वन पढ़ते हैं ताकि हम सिचुएशन को हमारे सामने उतार सकें। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है, अ मैन इज़ वॉकिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो आदमी चल रहा है ईस्ट की तरफ। सबसे पहले ये सोच लो, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है वो, तो आदमी बनाया हमने, और वो जा रहा है ईस्ट की तरफ। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है कि पानी गिर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, पानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम खुद के इंट्यूटिवली सोचो कि अगर ये बिल्कुल नहीं चल रहा होता तो इसको अम्ब्रेला कैसा लगाना पड़ता, अम्ब्रेला इसको ऐसा लगाना पड़ता तो बच जाता।
लेकिन अब ये आगे भाग रहा है, तो रेन इसको कैसे आती हुई दिखाई देगी? मतलब इस तरफ टिल्ट करे अम्ब्रेला को या इस तरफ टिल्ट करे? मतलब पहले तो इंट्यूटिवली सोचो, तुम साइकिल पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो तुम्हें आगे से आती हुई लगती है पानी, या पीछे से आती हुई लगती है? आगे से आती हुई लगती है। इस सिचुएशन में ऐसा होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला ना। तो अब अपन सोचते हैं कि ये एक्चुअली में अपन ने किया क्या है। ये तो अपन ने ऐसे इंट्यूटिवली सोचा कि अगर मान लो तुम बाइक पे बैठ के आगे की तरफ जा रहे हो, तो पानी की धार तुम्हें कहाँ आगे से आते हुए पड़ती है ना, मुंह पे पड़ती है, पीठ पे थोड़ी पड़ती है। तो इसका मतलब तुम आगे की तरफ फोल्ड करोगे अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा, ये तो इंट्यूटिवली सोच लिया हमने, अब मैथमेटिकली सोचते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? वेलोसिटी ऑफ रेन है नीचे की साइड, तो उसको बोल हम इस डायरेक्शन को बोल रहे हैं प्लस जे कैप, और इसको बोल रहे हैं प्लस आई कैप। इनके अपोजिट माइनस जे हो गया साउथ में, और ये वाला माइनस आई। तो अब ये नीचे की साइड आ रही है, कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको बोल दिया अपन ने v माइनस जे कैप। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ आदमी किधर है? इधर साइड है, कितनी है? वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि आई कैप। तो अब मैन के नज़रिए से रेन की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाय मैन इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इस चीज़ को हमने लिखा यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? -4 जे कैप और -3 आई कैप। अब इसको प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट किया हमने कि कैसे दिख रहा होगा उसको। तो ये हमारा रफ एक्सिस सिस्टम, और -4 मतलब कि इधर नीचे साइड, और -i मतलब कि इधर साइड। इनका इफेक्टिव ऐसा कुछ। ठीक है, और सही बात भी है, रेन ऐसी पड़ रही होगी, ऐसी, तभी इसको अम्ब्रेला ऐसा रखना है। ठीक है, इसका मतलब अब आदमी का काम क्या है? आदमी का काम है कि उसको अम्ब्रेला ऐसा रखना है। ठीक है, तो ये टिल्टेड अम्ब्रेला है। टिल्टेड अम्ब्रेला मतलब कितना टिल्टेड है? इसके अलॉन्ग है ना, इसके अलॉन्ग रेन आ रही है। तो हम बोल रहे हैं चलो कि लेट्स से ये वाला जो वर्टिकल एंगल है, इससे टिल्ट कर दिया इसने थीटा एंगल पर। तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये क्या था? -4, यानी कि 4 इधर, और ये क्या था? नो नहीं सॉरी, -i था, 3 था ये, और ये 4 था। तो ये वाला कितना होगा? ट्राइंगल से दिख रहा है, tan थीटा इज़ 3/4, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसका मतलब 37 डिग्री पे इसको होल्ड करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा। मतलब शुरुआत में ऐसी एक्सिस थी छाते की, उसने टिल्ट कर दिया इसको, कि फाइनली सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। और ये वाला एंगल वर्टिकल से, दिस इज़ 37, तब वो बारिश से बचेगा। समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब कि ये भी 37, तो हम लिखेंगे वो 37 डिग्री एंगल से ऐसा टिल्ट कर लेगा, है ना। किस तरफ टिल्ट करेगा? ये वाला डायरेक्शन था नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन था ईस्ट, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। तो आंसर क्या लिखेंगे? मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ ना लिखना गलत, नॉर्थ तो हमने माना है, ये एक्चुअली में ऊपर वाला डायरेक्शन है, नॉर्थ नहीं है वो, तो वर्टिकल लिख देंगे, फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, ये आया समझ में? नोट करो इसको। हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, so write down the next question.
तो यहाँ पे क्या देखा हुआ है, लिखो टू अ मैन walking at the rate of walking at the rate of 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, the rain appears to fall vertically downwards, vertically downwards. When he increases his speed to 6 kilometer per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree with vertical. Find the speed of rain. Find the speed of rain. ठीक है, तो सबसे पहले तो सिचुएशन को अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर सेकेंड 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है भाई, तो मतलब कि जो आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है उसको लग रहा है कि वर्टिकली गिर रही है रेन एकदम। ये बात समझ में आ रही है? मतलब फर्स्ट सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये सिचुएशन है पहली। फिर उसके बाद व्हेन ही इंक्रीजेज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अब दूसरी सिचुएशन में जब उसने स्पीड बढ़ा ली अपनी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गई वर्टिकल से 45 डिग्री। तो अब वर्टिकल ये है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, 45 डिग्री यहाँ भी हो सकती है या 45 डिग्री यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करें कौन सी है? तो पहले तो कॉमन सेंस से कि मान लो तुम बाइक पे बैठे हो, सबसे पहले कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो बाइक बहुत स्लोली चल रही है, ठीक है, तो तुमने बाइक की स्पीड वहाँ अंधाधुंध बढ़ा दी, बहुत तेज़ कर दी स्पीड, डबल कर दी स्पीड। तो तुम्हारे मुंह पे पड़ने शुरू हो जाएंगे छींटे तेज़ी से या पीठ पे पड़ने शुरू होंगे? बताओ इंट्यूशन से कौन इतना इंट्यूटिवली सोच पा रहा है? अक्षत, नवींद्र, रुचिता। सिचुएशन फिर से डिस्क्राइब करूं एक बार? हाँ सर। कि तुम बाइक पे बैठे हो, आराम से सोचो, चल रही है बाइक, तुमने एक्सीलरेटर तान दिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, तो तुम्हारे माथे पे पड़ने शुरू हो जाएंगे तेज़ी से छींटे या तुम्हारे पीठ पे पड़ने शुरू होंगे? सर रेन एकदम वर्टिकल है। फेस पे पड़ने शुरू होंगे। हर्षिता ने एकदम सही इंट्यूशन पकड़ा। हाँ अक्षत, क्या बोल रहे हो? सर पूछ रहा था रेन एकदम वर्टिकल है। ये रेन एकदम वर्टिकल है हाँ तो सर फेस पे। फेस पे, तो इसका मतलब अगर आदमी ऐसे जा रहा था इस तरफ, अगर इस तरफ जा रहा था आदमी, तो ये वाला डायरेक्शन होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, अच्छा इंट्यूटिवली नहीं भी सोच पाए अगर अपन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले हैं इसको पूरी तरीके से, है ना? तो इंट्यूटिवली वैसे तो सोचना मतलब बोनस से सोच लिया, तो नहीं भी सोच पाए तो हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन वेलोसिटी ऑफ रेन मान लेते हैं। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन, अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी? एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड तो नहीं है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होती एकदम, तब तो इस आदमी, अगर ये रेस्ट पे होता तब इसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखती, लेकिन ये तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तब डाउनवर्ड दिख रही है इसे। इसका मतलब कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा और कुछ वाई कंपोनेंट भी होगा। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम वेलोसिटी को मान लेते हैं, लेट्स इट्स वेलोसिटी इज़ ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब पहली सिचुएशन के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन शुड कम आउट टू बी समथिंग, उसका जिसका वैल्यू नहीं पता हमें, इनटू माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे साइड आना चाहिए। ठीक है,
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे लिखें अपन? यहाँ पे लिखा हमने वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज़ ए आई कैप, मतलब क्या करने वाले हैं टेक्निकली हम वी आर माइनस वी एम करने वाले हैं. दिस इज वी आर माइनस वी एम इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू माइनस जे कैप. ठीक है, वी आर कितना है ए आई कैप प्लस बी जे कैप. वी एम कितना है पहली सिचुएशन में 3 से आगे बढ़ रहा है आई की तरफ, तो माइनस 3 आई कैप इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू माइनस जे कैप. ठीक है, अब ये समथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, है ना? क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे आई कैप का क्या बना, आई कैप बना ए माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू माइनस जे कैप. तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला कि राइट हैंड साइड आई का तो कंपोनेंट क्या है 0, आई का कोफिशिएंट क्या है 0, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट ए माइनस 3, तो ए माइनस 3 कितना होना चाहिए 0, यानी कि ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, और बी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि ये माइनस जे है इधर अभी, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता, तो बस यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि बी नेगेटिव आएगा. चलो अब सेकंड सिचुएशन लगाते हैं. सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो हमने इसको रिजॉल्व किया ज़रा सा इस डायरेक्शन में. लेट्स से उसकी मैग्नीट्यूड है के, है ना? दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उसका मैग्नीट्यूड है के. तो वो कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे. तो ये वाला कंपोनेंट आएगा के बाय रूट टू माइनस जे कैप, और ये वाला कंपोनेंट आएगा के बाय रूट टू माइनस आई कैप. तो अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू माइनस के बाय टू आई कैप माइनस के बाय टू नहीं, के बाय रूट टू आई कैप और माइनस के बाय रूट टू जे कैप. ऐसे लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है ए प्लस बी, सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो चुकी है दूसरी सिचुएशन में 6 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज 6 आई कैप. तो 6 आई कैप इज इक्वल्स टू माइनस के बाय रूट टू आई कैप माइनस के बाय रूट टू जे कैप. तो देखना अब आई कैप और जे कैप इसको करते हैं कॉमन लेते हैं. तो कॉमन लिया हमने, तो ये बना हमारे पास ए माइनस 6 आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस के बाय रूट टू आई कैप और माइनस के बाय रूट टू जे कैप. ठीक है, अब ए माइनस 6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए माइनस 6 की वैल्यू होनी चाहिए ये वाली चीज़. तो देखते हैं हो रही है क्या. तो ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस के बाय रूट टू. तो यहाँ से एक ए की वैल्यू तो आ चुकी है, तो 3 माइनस 6 इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस के बाय रूट टू. ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई, के इज़ नथिंग बट 3 रूट टू. अब के की वैल्यू आ गई तो के यहाँ से मिल गया, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, बी शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस के बाय रूट टू. सो बी इज इक्वल्स टू माइनस के बाय रूट टू. तो के की वैल्यू रख दी यहाँ ले जाके, बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 रूट टू अपॉन रूट टू. तो बी की वैल्यू आ गई माइनस 3. पहली सिचुएशन से हमें ये हिंट मिला था कि बी नेगेटिव आना चाहिए, और आ भी क्या नेगेटिव, तो अच्छी बात है. इसका मतलब हमारे पास ए भी आ चुका है और बी भी आ चुका है. सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज़ फाइनली 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप. ऐसे थी रेन शुरुआत में. ठीक है, क्या बताना था, स्पीड ऑफ रेन ही बतानी थी. तो स्पीड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 रूट टू किलोमीटर पर आवर. ये आंसर होगा. आई बात समझ में? हाँ सर. नोट कर लो इसको.
So now let's move some important point. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वेलोसिटी की हिस्ट्री होती है लेकिन एक्सीलरेशन की कोई हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जैसे अगर हमने ट्रेन से चलते हुए किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया, खिड़की के बाहर हाथ ले गए चलती हुई ट्रेन से और उसको ड्रॉप कर दिया, तो उस मोमेंट पे जो स्पीड थी ट्रेन की ड्रॉप करते टाइम वही स्पीड हो गई बॉल की भी, और फिर उसके बाद उस पर ग्रेविटी लगना शुरू हो जाएगी, वो दूसरे मोशन में चले जाएगी, वो बात अलग है, ट्रेन से अलग मोशन हो जाएगा उसका। लेकिन उस मोमेंट पे ट्रेन के साथ ही चल रही होगी जो भी उसकी स्पीड होगी राइट एट दैट मोमेंट। ठीक है, लेकिन एसिलरेशन चेंज हो जाए। जैसे मान लो कि हो सकता है उस टाइम ट्रेन एसिलरेट कर रही हो, तो जैसे ही उसको छोड़ा ट्रेन का एसिलरेशन कुछ भी हो, वो अब ग्राउंड फ्रेम में आ गई तो उसका एसिलरेशन जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखो इफ़ अ पार्टिकल is just dropped from a moving body then just after dropping velocity of the particle and not the acceleration तो ये ब्रैक इसको बाद में लिख लेंगे, थोड़ा मिसकन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसके लिए लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू the velocity of the moving body at that instant, but acceleration of the particle will not be same as that of the moving body at that instant। ठीक है, कहने का मतलब अगर इसको कुछ जिंगल में याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी हैज़ द हिस्ट्री बट acceleration does not has the does not, बस does not करके ख़त्म कर दो, मतलब तो वही है उसका। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका, तो लिखो इसमें एग्जांपल if a stone is dropped from a moving train with 20 meter per second, then initial velocity of the stone is 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी स्टोन की उतनी ही रहेगी जितनी ट्रेन की थी। ट्रेन तो हॉरिजॉन्टल जा रही थी, तो 20 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, और 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, बट आफ्टर ड्रॉपिंग it comes under gravity,
therefore its acceleration will be g downwards, therefore its acceleration will be g downwards। ठीक है, अगर इसको पिक्टोरिकली बनाए, जैसे मान लो सपोज ये ट्रेन थी, कितने से जा रही थी ये 20 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे बॉल को इससे ड्रॉप कर दिया गया, तो बॉल का मोशन कैसा होगा सब्सिक्वेंट टाइम में। ये ट्रेन के पहिए काफ़ी बड़े थे, तो नीचे जगह भी थी, है ना, यहाँ पे खिड़की थी, खिड़की से ड्रॉप किया गया इसको, तो इस बॉल का मोशन कैसा होगा, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी होगी u 20 मीटर पर सेकेंड, और अभी ये ग्राउंड फ्रेम में आ चुकी है ना, तो इसका मतलब अब इसका एसिलेशन जो होगा जो ज़मीन पे लगता है, इसका मतलब कि एसिलेशन नीचे साइड होगा इसका, एसिलेशन इज g, तो ये कैसे ट्रैवल करेगी, ये ऐसे ट्रैवल करेगी, है ना, और जाके धरती पे गिर जाएगी कहीं पे। ठीक है, सिचुएशन को समझने के लिए ये हो गया अपना पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथमेटिकली हम एवरेज को कैसे निकालते हैं। सो सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैथमेटिकल टूल को तुम स्टार लगा के इसको रट लेना। किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो इसको ऐसे निकाला जाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से y वर्सेस t का, y वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है, तो अगर हमें एवरेज निकालना है y का, ये सिंबल ये जो मैंने बनाया है ऐसे, ये सिंबल एवरेज का है, तो लेट्स से इसका ग्राफ कुछ है रैंडम, और एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ निकालनी है, कुछ टाइम इंटरवल दिया होगा t1 से t2, तो इसका एवरेज होता है ये एरिया जो आ रहा है t1 से t2 के बीच में डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसको बोल देते हैं एरिया, तो द एवरेज वैल्यू इज एरिया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज t2 माइनस t1, और इस एरिया को इंटीग्रेशन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं अपन, y dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2, ये t1 से t2, तो ये dt का इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, डिनोमिनेटर को देखो। ठीक है, तो इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं, ये मतलब एक मैथमेटिकल टूल है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम अपन, इफ़ y विच मे बी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि शब्दों में अगर मैं ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड the average value of y between a time interval t1 to t2, t1 से t2 टाइम इंटरवल है, वहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू बतानी है। देन सिम्बॉलिकली लिख रहे हैं इसको, एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम t1 to t2, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे, दिस इज रिटर्न एज एवरेज वैल्यू ऑफ y बिटवीन t1 एंड t2, समय t1 से t2 तक एवरेज वैल्यू, इस चीज़ को अपन कैसे डिनोट करेंगे, अब इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, दिस एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख दो, t1 से t2 इज इंटीग्रेशन ऑफ y dt, लिमिट्स कहाँ से, t1 से t2 तक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, यहाँ पे भी लिमिट्स t1 से t2 तक। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बनती है फाइनली, ये चीज़ बनती है, ये तो इंटीग्रेशन y dt, इसको तो कुछ नहीं, y जब पता होगा तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, डिवाइडेड बाय
T2 माइनस T1, ये 100% डिनोमिनेटर इंटीग्रेट होकर T2 माइनस T1 ही बनेगा. सो वी हैव टू मेमोराइज दिस. ठीक है. तो y अगर लीनियर फंक्शन हो जाए ऑफ टाइम का, तो एक स्पेशल केस, इफ y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम. जैसे एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 5. वो लीनियर है, 3t स्क्वायर हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक हो जाता है वो. या y इज इक्वल्स टू 5t प्लस 88, लीनियर फंक्शन है. या y इज इक्वल्स टू 37t, सिर्फ इतना. तो अगर लीनियर फंक्शन है तब क्या होगा, तब हम ऐसे कर सकते हैं. जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ y, देन इट विल बी y फाइनल प्लस y इनिशियल अपॉन 2. कैसे आया कि इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इस सिंपल सी चीज़ के लिए, या इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल. एवरेज वैल्यू निकालनी है y की. ठीक है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y लिखना पड़ेगा 5t प्लस 88 dt. ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा T2 माइनस T1. यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से, T1 से T2. तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखना. इसका इंटीग्रेशन होगा 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 80 और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2. तो नीचे क्या है, नीचे है T2 माइनस T1. ये हमारे पास आया 5t2 माइनस T1, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 प्लस T1. इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लिया, अपॉन में 2 और नीचे है T2 माइनस T1 प्लस 88. यहाँ पे लगाएंगे T2 से T1 तो इट विल बी T2 माइनस T1. ठीक है, और डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. यहाँ पे क्या आया है अपना 88. देखना, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया. इफेक्टिवली क्या वैल्यू आई, 5/2 T2 प्लस T1 प्लस 88. ठीक है, तो इसको गौर से देखो. अगर अपन इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज़ नथिंग बट 5t2 प्लस 5t1 प्लस 88 दो बार आ जाएगा, 88 प्लस 88 डिवाइडेड बाई 2. इसकी क्लबिंग कर दी तो ये इक्वेशन बनी अपने पास 5t2 प्लस 88 और दूसरी क्लबिंग बनी 5t1 प्लस 88 अपॉन 2. फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास 5t प्लस 88, मतलब t1 रखा है तो मतलब इनिशियल वैल्यू आई है. सो दिस इज़ द इनिशियल वैल्यू y इनिशियल, और ये फाइनल वैल्यू आई है, सो y फाइनल अपॉन 2. तो लीनियर फंक्शन हो तो हम इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय t कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं. ये अपन को याद रख. ओनली इफ़ y इज़ अ लीनियर फंक्शन. अगर लीनियर नहीं है तो फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा. यहाँ पे वाई आई क्या है, वाई आई है इनिशियल वैल्यू ऑफ y एंड y फाइनल इज फाइनल वैल्यू ऑफ y, फाइनल वैल्यू ऑफ y. ये हो गया हमारे पास. ठीक है, नोट करो इसको. कहाँ रखूँ स्क्रीन बताओ. सर थोड़ा सा ऊपर. तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं. इसी पॉइंट में कौन सा पॉइंट चल रहा है, ये चल रहा है दूसरा पॉइंट. इसी में हम कुछ चीज़ जो पहले देख चुके हैं, जिनकी वैल्यू, जिनका डेफिनेशन हमें स्पेशली याद है. ये तो किसी भी जनरल टर्म का एवरेज निकाला था,
लेकिन मान लो एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, v एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं। या एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होता हो तब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं अपन, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे कि इन वन डायमेंशनल uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion, find average velocity, find average velocity between a time interval from t equals to 0 to t is equals to t, ठीक है। टाइम 0 से t के बीच में एवरेज वेलोसिटी का अपन को एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है सवाल में, वन डायमेंशनल मोशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड यानी कि ए कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे कुछ विभिन्न तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जैसे सपोज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं हम। तो वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो वेलोसिटी की इक्वेशन पता चल गई हमें, u प्लस ए टी। अब वेलोसिटी की इक्वेशन u प्लस ए टी है, तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है बताओ। ये इस टाइप का एक्सप्रेशन है जहाँ पर t की पावर 1 है, यानी कि वेलोसिटी का टर्म लीनियर है, दैट मीन्स दिस इज़ लीनियर एक्सप्रेशन। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू होगी उसमें लिखेंगे अपन v फाइनल प्लस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन तो है t माइनस 0। और फाइनली मतलब कि टाइम t रखना है यहाँ, तो उठा के t रख दिया, तो u प्लस ए टी, ठीक है। फिर प्लस अपॉन टी, सॉरी गलत कर दिया, एवरेज कैसे निकालना है लीनियर में, अपॉन टी नहीं अपॉन 2 करना है यहाँ पे, प्लस v इनिशियली कितना था, u था, तो प्लस u अपॉन 2। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया अपने पास, u प्लस u इज़ 2u प्लस ए टी बाई 2, तो दिस इज़ u प्लस ए टी बाई 2। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगर ऐसे नहीं करना होता कि मान लो सपोज लीनियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम, तो फिर कैसे निकालते, ये मेथड 1 ये मेथड 2। मेथड 2 में एवरेज वैल्यू ऑफ v इज़ नथिंग बट v डी टी का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t, क्योंकि 0 से t में पूछा है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t। v का एक्सप्रेशन रखा, v का एक्सप्रेशन है u प्लस ए टी, सो v का एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे u प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन अपॉन डी टी 0 से t 0 से t। इसको सॉल्व किया तो पहली चीज़ का इंटीग्रेशन है, u कांस्टेंट है, u डी टी क्या होता है, u इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 आएगा यहाँ से, ए टी स्क्वायर बाय 2, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन दैट विल बी टी। लिमिट चिपकानी पड़ेंगी, लिमिट चिपकाएंगे इसमें पूरे में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, इसमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, इसमें t रखेंगे t माइनस 0, ये टी स्क्वायर माइनस 0, और नीचे t बनेगा तो t से एक t कट जाएगा, सो इट विल बी u प्लस ए टी बाई 2। इससे भी वही आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा मेथड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है अपन को, मेथड 3 एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एसिलेशन कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है, इस वजह से यूज़ कर लिया ये टोटल टाइम टी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी u प्लस ए टी बाई टू आ जाएगा। तो किसी भी नज़रिए से सोच लो इसको, यही आएगा। नोट करो अच्छे से। सो नेक्स्ट एक सिचुएशन देखो, तो 2 पॉइंट हो गए, अब ये थर्ड पॉइंट है। इमेजिन करो हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, ठीक है, वर्टिकली u स्पीड से। तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो अपने टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो कि एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे हमने, जब ये नीचे जाना शुरू हुआ, तब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप। तो अब इसका जो पाथ होगा वही इसका पाथ होगा। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन होगा इसका, वही एग्जैक्टली इसका पाथ होगा जो इसका पाथ होगा, सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं और दोनों के पास ही इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो एग्जैक्टली वैसे ही मूव करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या सिमेट्री काम होती है इसमें, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है टॉप पॉइंट तक और फिर टॉप पॉइंट से वापस आया, तो इसका जो मोशन इस हाफ में हुआ होगा वैसा ही रिपीट होता है इस हाफ में मोशन। यानी कि शुरुआत आखिरी 1 सेकेंड में यहाँ पे जितना ट्रैवल किया ये आखिरी 1 सेकेंड में, उतना ही आखिरी 1 सेकेंड में इतना ट्रैवल करेगा। अगर और स्टेज में काट दें, लास्ट 2 सेकेंड में जितना ट्रैवल किया उतना नीचे गिरते टाइम पहले 2 सेकेंड में उतना ट्रैवल करेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखें कि शुरुआत में कितना ट्रैवल किया था ये पहले सेकेंड में, उतना ही आखिरी सेकेंड में ट्रैवल करेगा। तो सिमेट्रिकली मूव होता है ये। तो इसका मतलब आखिरी 1 सेकेंड में जितना ये ट्रैवल किया, लास्ट 1 सेकेंड ऊपर चढ़ते टाइम, उतना ही ये गिरते टाइम फर्स्ट सेकेंड में ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा? फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट को कहीं से भी गिराओ, चाहे बुर्ज खलीफा से गिराओ, चाहे अपने बुर्ज खलीफा की 10वीं मंजिल से गिराओ या 5वीं मंजिल से गिराओ, पहले 1 सेकेंड में वो उतना ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसका मतलब ऊपर कितनी वेलोसिटी से फेंको किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो आखिरी 1 सेकेंड में उतना ही ट्रैवल करेगा जितना कि किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा है और वो पहले फर्स्ट सेकेंड में जितना ट्रैवल कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको अच्छे से बनाओ। दिस इज़ लास्ट 1 सेकेंड, दिस इज़ फर्स्ट 1 सेकेंड, u इज इक्वल्स टू 0 एंड फर्स्ट 1 सेकेंड। और इसको मैं शब्दों में लिखवाता हूँ। तो क्या लिखे हम अपने यहाँ पे? अ पार्टिकल इज थ्रोन upwards with velocity u, with velocity u. Suppose it takes time t to reach its highest point, then distance traveled in last 1 second is independent of u. इसका मतलब कितनी तेज़ी से ऊपर फेंको, आखिरी 1 सेकेंड में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। So this is because this distance is equal to the distance traveled
in first second of a freely falling object. Thus s is equals to हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए u तो ज़ीरो है, तो इसको सॉल्व करें अगर 1 सेकेंड के लिए, तो ये आया अपने पास हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर। हाफ तो हाफ है, जी 10 है और 1, तो ये आ गया 5 मीटर। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट इसको ऊपर फेंका गया है, चाहे किसी भी वेलोसिटी से फेंका हो, वो 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगा, आखिरी 1 सेकेंड में। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। आखिरी 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो एक एडिशनल पॉइंट लिख लेते हैं। अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए वेलोसिटी, ताकि उसका टाइम ऑफ लाइफ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड से ज़्यादा तो आए। मान लो तुमने उसको फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वो 1 सेकेंड से पहले नीचे गिर जाएगा, है ना। हम तो आखिरी सेकेंड में निकाल रहे हैं, तो 1 सेकेंड एटलीस्ट उसका टाइम ऑफ एसेंट हो, इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होनी चाहिए, और एटलीस्ट 2 सेकेंड हो, इसलिए 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। सो देन distance traveled in last 2 seconds is equals to half g 2 स्क्वायर। सो हाफ तो हाफ है, g है 10, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर आएगा। तो पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, मतलब पहले आखिरी सेकेंड में 5 मीटर और आखिरी 2 सेकेंड में 20 मीटर। ऐसा बहुत ही नॉन इंट्यूटिव है ये। मतलब तुम सोचो, तुमने बॉल फेंकी ऊपर, एक मतलब एक बहुत हल्के हाथ से फेंकी और एक बहुत तेज़ी से फेंक दी। आखिरी सेकंड में, जो आखिरी सेकंड होगा दोनों का, उसमें दोनों 5 से मीटर ट्रैवल करेंगे। थोड़ा दिमाग में बैठ के, तो ये मैथमेटिकली एकदम सही बात है, और असलियत में भी ऐसा होता है, क्योंकि दोनों के आखिरी सेकंड अलग अलग सेकंड होंगे ना, इसलिए। तो नोट करो इसको अच्छे से। सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, विच सेज कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो बताता है कि इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, सो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर decides whether the speed of particle is increasing, decreasing or constant। ठीक है, बढ़ती कब है स्पीड increases when the angle is acute ना। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट होता है। एक्यूट का क्या मतलब, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो 0 से लेके 90 तक। एग्जैक्टली 90 हो जाए तो फिर कांस्टेंट। स्पीड remain constant when the angle between V and A is 90 डिग्री, यानी कि थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा। साथ ही साथ लिखते चलो। और घटती कब है स्पीड, जब एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए। एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। स्पीड decreases when theta is obtuse,
यानी कि वैसी कोई सिचुएशन, ए इस तरफ है, v 90 से ज़्यादा है, थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कुछ भी, ठीक है। एग्जैक्टली 180 भी चलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इस चीज़ को अपन डॉट प्रोडक्ट के मामले में देख सकते हैं कि अगर एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव, यानी कि v डॉट ए इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन दिस केस, पहले केस में, क्योंकि v डॉट ए क्या होता है, v डॉट ए होता है v a cos थीटा, cos थीटा इज़ पॉजिटिव इफ़ थीटा इज़ एक्यूट, तो v डॉट ए इज़ पॉजिटिव। दूसरी सिचुएशन में v डॉट ए लिखने जाएंगे हम तो ऐसे लिखेंगे v a cos 90, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, इसलिए v डॉट ए इज़ 0। तीसरी सिचुएशन में लिखेंगे v डॉट ए इज इक्वल्स टू वी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ ऑब्ट्यूस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में बता सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही होगी, मतलब स्पीड बढ़ रही होगी, घट रही होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो इसको लिखना है हमें पॉइंट में, दैट स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल increases if v dot a is positive and speed of the particle decreases if v dot a is negative and speed of the particle remain constant if v dot a is equals to 0। सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट्स हैं ये, एक बार अच्छे से इनको नोट करो। सो नेक्स्ट पॉइंट, this is point number 5th from the ST graph, displacement time graph. We can find the sign of velocity and acceleration। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम साइन बता सकते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का। जैसे वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, स्लोप, और एक्सीलरेशन क्या होता है, स्लोप का भी स्लोप। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे बना हुआ है एस टी ग्राफ, एस टी, एक कोई स्पेसिफिक टाइम है t1 और दूसरा कोई स्पेसिफिक टाइम है t2, ठीक है। तो t1 पे क्या होगा, t1 पे स्लोप पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी एट 1 इज़ पॉजिटिव, ठीक है। t2 पे स्लोप पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। अब गौर से देखो, जो t1 पे स्लोप है और t2 पे स्लोप है, ज़्यादा कहाँ पे है, t2 पे ज़्यादा स्लोप है, ढलान बढ़ गई वहाँ पे, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है इस ग्राफ के लिए, एक्सीलरेशन इज़ पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है, ढलान बढ़ गई मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, स्लोप बढ़ गया यानी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई यानी कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। तो अपन ने साइन बता दिए सबके, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के। तो इसमें लिखो इन द अबव फिगर, इन द अबव फिगर ग्राफ का स्लोप ऑफ ग्राफ at t1 and t2 both are positive, slopes of graph at t1 and t2 both are positive, ठीक है। therefore v1 यानी कि velocity at t1 and velocity at t2 are positive, ऐसे जज कर दिया स्लोप देख के।
further slope at t2 is greater than slope at t1. स्लोप एट t1, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्लोप बढ़ गया, यानी कि वेलोसिटी एट t2 इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट t1, यानी कि वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब है एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इसमें तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सब बताना है। तो एक एस टी ग्राफ है, ऊपर वाला भी एस टी था, इसका ग्राफ ऐसे बना है। ठीक है, अब एक पॉइंट है t1 और एक दूसरा कोई रैंडम पॉइंट है t2। तो बताना है वेलोसिटी का साइन क्या होगा t1 पे और वेलोसिटी का साइन क्या होगा t2 पे। देखा हमने, ये नेगेटिव स्लोप आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी एट t1 इज़ नेगेटिव एंड वेलोसिटी एट t2 इज़ ये भी नेगेटिव। अच्छा, अब देखो इसका स्लोप मान लो सपोज़ माइनस, ज़्यादा स्लोपी कौन है? ज़्यादा स्लोपी ये है और ये थोड़ा कम स्लोपी है। तो लेट्स से इसका स्लोप है ऐसे ही -4 स्लोप है इसका, तो इसका -2 है। तो -4 से -2, ये स्लोप की वैल्यू मैथमेटिकली बढ़ रही है या घट रही है? -4 वैल्यू बढ़ रही है तो -2 पहुंच रही है। इसका मतलब स्लोप t1 पे कम है और t2 पे ज़्यादा है ना, टेक्निकली अलजेब्रिकली। सो स्लोप एट t1 इज़ लेस देन स्लोप एट t2, यानी कि वेलोसिटी एट t1 इज़ लेस देन वेलोसिटी एट t2। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इस केस में। आई बात समझ में? अच्छे से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा। स्लोप ये ज़्यादा स्टीप है या ये ज़्यादा स्टीप है? बताओ, यहाँ खड़े हो गए तो ज़्यादा ढलान महसूस होगी या यहाँ खड़े हो गए तब ज़्यादा ढलान महसूस होगी? ऑफकोर्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना। तो लेट्स से ये -4 है और ये थोड़ा सा कम -2। तो -4 से जब -2 पहुँचोगे तो बढ़ रहा है ना यार, -4 इज़ लेस देन -2। ठीक है, इसका मतलब स्लोप -4 है यहाँ पे -2 है, तो t2 पे स्लोप ज़्यादा है, t1 पे कम है। वेलोसिटी t2 पे ज़्यादा है, t1 पे कम है। इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है यहाँ पे। तो वेलोसिटी तो नेगेटिव आ गई, एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, और कल भी हमारी क्लास है, तुमने टाइम टेबल देखा होगा अच्छे से। अब हमारी क्लास कल भी एक ही रहेगी। होगी। क्या हो गया नवींद्र? नवीन क्या बोल रहे हो? सुबह वाली है, शाम मतलब दोपहर वाली नहीं। हाँ, सुबह वाली है 11 बजे, हाँ, शाम को नहीं है। तो अब होमवर्क नोट करो। एक तो वो वाला कंप्लीट कर लेना जो पेंडिंग वर्क है, और उसके बाद एक्सरसाइज में लेवल 1 असर्शन रीज़न। असर्शन रीज़न के बारे में आइडिया है तुम्हें? असर्शन रीज़न कैसे, किस टाइप के सवाल होते हैं? हाँ सर, असर्शन आए थे बोर्ड्स में। असर्शन सर। मतलब कि उसने बोला कि एक स्टेटमेंट है, दूसरा रीज़न दिया उसका, और बताना है हमें कि सही है कि गलत है, या दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं या एक सही है। तो कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें 12 क्वेश्चन हैं, 1 से 12। तो ये 12 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्टिव में सिंगल करेक्ट ऑप्शन में पहले 20 क्वेश्चन करने हैं, 1 से 20, जो होगा 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें लगेगा तुम्हें आधा घंटा।
और इसमें लगेगा तुम्हें 1 घंटा। तो मतलब 1.5 घंटे का पूरा पूरा काम है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 32 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस हर हाल में करने हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास से पहले। तो अभी तो मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर तुम मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद शुरू करोगे ये। ठीक है, सो solve it before the next class. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir.